बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों की एक बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की बातें ज़ेर गर्दिश थी और ये कहा जा रहा था कि शायद पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो तब्दील कर दी जाएगी। जिस तरह की हालिया कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही, PSL से पहले तक की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो उस बेस पर सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया जाएगा, नई सिलेक्शन कमेटी ले आएगी। और कुछ नाम ऐसे आ रहे थे कि सरफराज और सिकंदर बख्त को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया जाएगा और एक दो और चेहरे भी सिलेक्शन कमेटी में ऐड किए जाएंगे। लेकिन ये तमाम की तमाम खबरें जो हैं उनकी तरदीद कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सिलेक्शन कमेटी वही रहेगी, उसमें हमने देखा कि अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली मौजूद हैं। और एक ऐड जो ये हुआ है कि जनाब हसन चीमा जो कि डेटा एनालिस्ट थे, उनकी जगह जो उसामा हाशमी है उनको शामिल कर लिया गया। और अमेंडमेंट कुछ यूं की गई कि डेटा एनालिस्ट का वोट जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा सिलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। प्लस एक और चीज जो कि पहले भी डेफिनेटली होगी भी, लेकिन उसको मजीद हाईलाइट कर दिया गया कि टीम फाइनल करने से पहले कोच और कप्तान से मुशावरत करना जरूरी होगा इस सिलेक्शन कमेटी को। अब आगे आने वाला टूर अगर उसकी बात करें तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट टूर है। बांग्लादेश में T20, वेस्ट इंडीज के साथ T20 प्लस ODI मैचेस हैं। और उसके बाद हमने एशिया कप और बीच में आयरलैंड का दौरा, ये सारी सूरत हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए टीम जो है वो तैयार कर लेगी। और 25 रुकनी जो इब्तिदाई स्क्वाड है वो तैयार कर लिया गया। और इस स्क्वाड में जनाब हमने देखा कि साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और लगे हाथ ये भी आपको बता दूं, एक और साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा अभी तक नहीं है। और इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि आया इनको रेस्ट दिया गया या फिर अब आगे आने वाले तमाम प्लान्स का ये तीन जो चेहरे हैं ये हिस्सा नहीं होंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में सईद साहब, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है और आगे चलकर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब, जरा थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देना कि डेटा एनालिस्ट का वोट काउंट नहीं होगा, इसको जरा आम फहम जबान में बता दें। प्लस अभी जो तब्दीली की बातें हो रही थी वही चेहरे वापस आएंगे, कुछ तब्दीली आई है या फिर इन पर कोई तलवार लटक रही है या फिर कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं, कोई फायदा भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट को या नहीं, ये सारा कायोस क्रिएट किया गया था? लेकिन सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप आज हमारे से ही पहले के अंदर ही खबर निकाल के ले आए। जितनी जल्दी आपने मोहम्मद रिजवान को साबिक कप्तान कह दिया है, यकीनन आपकी कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई बात तो हुई हो किसी के साथ जो आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहे। ज़ाहिर है अंदर की बातें आप तक भी पहुंच जाती हैं। अंदर की बातें आपने मुझे बताई थी कि मैं आपको बता दूं कि वाइट बॉल कंप्लीटली जो है वो सलमान अली आगा बनने जा रहे हैं और इवन रेड बॉल का बनने जा रहे हैं। तो मैं तो सर आपको उस्ताद मानकर मैंने तो कह दिया, अब सारा का सारा जिम्मा आपके साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो हम काफ़ी अर्से सुन रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। दो नाम भी आ रहे थे कि सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद को जो है वो शामिल करने की बातें हो रही हैं। इनकी बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनी गई थी, यहाँ तक कि जो गुज़िश्ता मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी ये लोग शरीक होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसी तब्दीली फिल वक्त जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं होने वाली है। एक ही तब्दीली हुई है और वो तब्दीली ये है कि जो डेटा एनालिस्ट थे हसन चीमा साहब जो पिछली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उनकी जगह जो है वो उस्मान हाशमी जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनको लाया गया है। और अब इस तब्दीली का मकसद ये है कि जो टीम सिलेक्शन के अंदर वोटिंग का हक होता था डेटा एनालिस्ट के पास, वो अब उसके पास नहीं रहेगा। और टीम सिलेक्शन के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, वही जो है वोटिंग का हक रखेंगे। जो अलीम डार हैं, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं और साथ में जो है वो आकिब जावेद इसको जो है वो हेड करेंगे। तो ये वो लोग हैं, चार लोग, जब कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और वोटिंग करवाने की ज़रूरत पेश आएगी प्लेयर्स की सिलेक्शन के बारे में, तो इन चार लोगों के वोट से जो है वो टीम के अंदर प्लेयर का आना या ना आना उसका डिसाइड होगा। उससे पहले ये हक जो है वो डेटा एनालिस्ट के पास भी था, जो कि अब उनके पास नहीं है। अब डेटा एनालिस्ट उस काम के लिए ही हायर हुआ है जिस काम के लिए डेटा एनालिस्ट हायर होते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत मस्बत पेशरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई है। आपने तज़किरा किया है शाहीन शाह अफरीदी का, तो मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर ऐड करता चलूँ कि शाहीन शाह अफरीदी के रवैये को लेकर कुछ बातें हो रही हैं। मोहम्मद यूसुफ ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, आपको याद होगा, उन्होंने भी ये कहा था कि शाहीन जो है वो हमारी बातों को लिफ्ट नहीं करवाते हैं। और सेम अलीम डार ने भी, मतलब कहा जा रहा है कि इस जो कमेटियाँ उनमें से अलीम डार एक ऐसे मेंबर हैं कि जिन्होंने रिजर्वेशंस उठाई हैं शाहीन शाह अफरीदी के रवैये के ऊपर, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को अब कुछ अरसे के लिए कहा जा रहा है कि टीम से बाहर किया जाएगा। साथ ही आपने बता दिया कि करीबन 6 माह के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी हो सकता है कि हमें पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नजर ना आए। बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, आपके पास क्या खबरें? जो अहमद सईद ने भी बताया कि कुछ हज़रात जो नाला थे रवैये से शाहीन शाह अफरीदी के, और वो रवैया हमें ऑन स्क्रीन भी नजर आया कि जिस तरह का एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो मेरा ख्याल उन्हें जेद नहीं देता इन दिस अर्ली स्टेज। अभी कंपैरेटिवली काफ़ी अर्ली स्टेज है, बहुत लंबी क्रिकेट है, अभी तो उनकी एज ही कुछ नहीं है। तो ये सही फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन तीन साहिबान को ज़रा क्रिकेट से दूर रखना?
अच्छा, पहले तो जो सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, आपको याद हो तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ऐसा होना चाहिए। लगता है पीसीबी ने और कोई मेरी बात पूरी जिंदगी में सुनी हो ना हो, शायद इस पे अमल कर लिया है। जहां तक बात है शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की, तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, आप बाबर आजम देख लें या बाकी सारे प्लेयर्स भी हमारे देख लें जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो इन लोगों में जो एरोगेंस या एटीट्यूड है वो इस लेवल का है कि जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे प्लेयर्स ही क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो तो शायद गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। बाबर आजम को भी आप देखें कि वो जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं और फैंस को धक्के वक्के मारते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के भी मसले मसाइल की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना पैसा इनकी सैलरीज पे और जितने इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट की सूरत में इनको पैसा दिया जाता है, उसका कुछ पोर्शन जो है इनकी काउंसलिंग पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाए, ताकि इन लोगों को एटलीस्ट बेसिक जो मैनर्स हैं रहन सहन के या जो तरीकाकार है जो कि एक क्रिकेट स्टार या किसी भी स्पोर्ट्समैन को अडॉप्ट करना चाहिए, इनको वो आ सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डाउनफॉल की भी कहीं ना कहीं वजह यही रही है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा स्टार समझते हैं, चाहे एक हो या दूसरा, और वो एक दूसरे से भी इसी वजह से टसल करते हैं कि मैं अगर स्टार है तो मैं इससे बड़ा स्टार हूँ। तो इस तरह की भी चीजें चलती रही है प्रीवियसली। तो मेरे ख्याल में इनकी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये चीजें इम्प्रूव हो सकेंगी। बाकी जो इनको दूर रखने का फैसला किया गया है उसकी वजह ऑब्वियसली सबसे बढ़ के अगर देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान हो, T20 में खास तौर पे उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही पिछले कुछ अरसे में। इनफैक्ट वो टीम पे मेरी नजर में तो ऐसा लगता था कि जैसे बोझ ही बन गए हैं कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंसेज का बोझ उठा के चल रहे थे। बाबर आजम अगर 40-50 करते भी थे तो वो इस तरह से करते थे कि पाकिस्तान मैच तो हार जाता था, सिर्फ उनका एट दी एंड जो हम अचीव करते थे उनका 40-50 ही होता था हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी भी काफी ऑफ कलर नजर आए अपनी बॉलिंग को लेके। इसके अलावा हारिस रऊफ भी अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में देखा जाए तो वहां पे उन्होंने या साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, उसके अलावा उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन प्लेयर्स को जो कि इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कंसिस्टेंटली, उनको बाहर किया है। इससे कहीं ना कहीं आपके यंग प्लेयर्स को भी ये मैसेज गया है कि जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जितने भी बड़े सुपरस्टार हो, आप जितना भी बड़ा नाम हो, आपकी टीम में कोई जगह नहीं बनेगी। ये चीज जो है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले कर ली होती तो शायद हमारा एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप भी बच जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये जो फैसले हैं वो काफी हद तक कारआमद साबित हों। जी ठीक है जी, अहमद सही साहब। अच्छा, इसमें जो इन्होंने अहमद कुरैशी साहब ने बात की है, एक बहुत अच्छी बात है उन्होंने ये की है कि जो मतलब आप अगर देखें तो चैंपियंस जो होते हैं ना, प्लेयर चैंपियन प्लेयर्स आर ऑलवेज हम्बल। तो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि जो प्लेयर जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता जा रहा है, ज़्यादा तजर्बा उसके अंदर आता जा रहा है, उसकी शख्सियत में एक तहम्मुल पैदा होता है, उसकी शख्सियत में एक ठहराव पैदा होता है। और इस तरह की जो खबरें आती हैं कि फ़ैन से लड़ पड़ना और फ़ैन के साथ मिसबिहेव करना और फ़ैन के साथ जो है वो, और ख़ास तौर पे जब उस वक्त जब आप सरे राह चल रहे हो, जब आप रास्ते में हो, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी चीज़ें जेब नहीं देती और जितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये क्रिकेटर्स इंजॉय करते हैं, इनकी बहसियत शहरी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आम शहरियों से ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि प्लेयर्स की काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक रहे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि आकिब जावेद साहब का भी नाम है, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है या फिर ये सिलेक्शन कमेटी में? अगर ये कोई चीज़ें इंटरलिंक है तो ये क्या सेंस? देखें, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो सैकिंग्स हुई हैं पीसीबी के अंदर, पीसीबी में हमेशा से ये रहा है, ये एक सैक रेस लगी हुई है, सैकिंग्स को नहीं हो। जिसको भी हटाते हैं वो हर थोड़े अरसे के बाद आपको किसी दूसरी जगह पर काम करता हुआ नजर आता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पीसीबी से हटे और वो मुस्तकिल आपको साइड। अजहर अली जो है वो यूथ डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अजहर अली सिलेक्शन कमेटी में भी हैं। अलीम डार जो है वो तवील अरसे से अंपायरिंग के फ़राइज़ भी से अंजाम देते रहे हैं, डोमेस्टिक मेरा ख्याल है वो भी अंपायरिंग करते हैं और साथ में वो इस सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। तो आकिब जावेद साहब भी हैं, वो भी काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ रोल्स के अंदर टीम के साथ हैं। वहाब रियाज के बारे में हमने सुना था कि उनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया, लेकिन अब उनके बारे में दोबारा बातें हो रही हैं कि वो रेड बॉल में टीम के कोच बन के आ जाएंगे।
तो यहाँ पर मतलब ये इत्मीनान रखेंगे पीसीबी ने कुछ तब्दीलियाँ यकीनन की हैं, लेकिन पीसीबी अपने इस रवैये को तब्दील नहीं करने लगा है। ये एक सैक रेस है, किसी को सैक करके यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे और यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, और चेंज फॉर गुड चाहिए हमें। ये इस तरह की रद्दोबदल और तकरियाँ यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दिया, ये चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकती। डेफिनेटली नए चेहरे देखना चाहते हैं, इस पर फर्दर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कुछ तब्दीलियों की खबरें थी। अहमद कुरैशी साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब की शमूलियत है, ये हमने पहले भी देखी है, लेकिन अभी तो इनको 2-3 ओहदे और भी दिए गए और एक बहुत बड़ा तगड़ा ओहदा है जो हमने इनको दिया हुआ है। उसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी में इनका होना, आपको कुछ समझ आता है? आपकी आवाज़ चूँकि सुनी जाती है, तो इसी प्लेटफॉर्म से अगर आप आवाज़ उठाएं कि जनाब जिसका जो राइट बनता है उसको वही ओहदा दिया जाए। देखें हमजा, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट बोर्ड क्या पूरे पाकिस्तान में यही अलमिया है कि एक बंदे को मल्टीपल ओहदे दिए जाते हैं। मोहसिन नकवी के पास खुद जैसे चेयरमैन पीसीबी और वजारत दाखिला का होता है, इसी तरह से वो आगे भी बंदर बांट कर रहे हैं। लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो क्रिकेट है उसको चलाने वाला एक ऐसा इदारा है कि जिसके नीचे पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट आती है। इनमें से कोई भी, अगर आकिब जावेद देख लें, वहाब रियाज देख लें और लोग देख लें, इनमें से अगर आप किसी को कहेंगे ना कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें तो इन सबको मौत पड़ जाएगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी। ग्रास रूट लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स का और इन प्लेयर्स का काम है कि ये अपना जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, वहां पे इनमें से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इंडिया की हम कंपैरिजन करते हैं ज्यादातर इंडिया के साथ कि इंडिया ये और इंडिया वो, तो आप अगर इंडिया में देखें तो इस वक्त जो प्राइम उनके प्लेयर्स हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, वो युवराज सिंह की प्रोडक्ट्स है। यानी युवराज सिंह ने उनको तैयार किया है, पॉलिश किया है, उसके पास तो बीसीसीआई में कोई ओहदा नहीं है। इसी तरह से आई गेस तिलक ट्रेन किया शेखर धवन ने। तो ये आपकी अपने इंटरेस्ट की भी बात है, आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत की भी बात है कि आपने सिर्फ ओहदे लेने हैं बोर्ड में आके और कुछ भी नहीं करना, या आपने ओहदा लिए बगैर ही बहुत कुछ कर देना और आपने एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी दे देनी है मुल्क को जो मुल्क को लॉन्ग टर्म जो है वो सर्व कर सकें। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने भी बड़े नाम है, खासतौर पे जो 92 का वर्ल्ड कप वाली जो लॉट है हमारे पास, ये या तो कमेंट्री करना चाहते हैं या फिर ये पीसीबी के आला ओहदों पे सिलेक्शन कमेटी में या बतौर हेड कोच काम करना चाहते हैं। अदरवाइज ये ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करना चाहते। एक हमने 92 का वर्ल्ड कप का क्या जीत लिया, हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है कि यही लोग आपको बार बार रोटेट होते हुए नजर आते हैं, कभी एक ओहदे पे कभी दूसरे ओहदे पे। T20 अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सत्यानाश हो गई, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम है उसके लोग मुझे पीसीबी में नजर नहीं आते, चाहे वो शाहिद आफरीदी हों, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हों। ठीक है, अब्दुल रज़ाक स्ट्राइक फोर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनको आपने कोई रोल देना तो पाकिस्तान की टीम के लेवल पे भी वो सब कर सकते हैं। फिर यूनुस खान की तरह है, अहमद सईद साहब ने लास्ट टाइम भी यूनुस खान साहब की बात की थी। आई थिंक वो ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए कि जिन्होंने रिसेंटली जो रिटायर हुए हैं, जो पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉडर्न क्रिकेट सिखा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओहदे ऐसे बांटे जाते हैं जैसे जो रमजान में अहमद कुरैशी साहब, अभी जो नाम आप ले रहे हैं, शाहिद भाई भी सर्व कर चुके, अब्दुल रज़ाक सर्व कर रहे हैं, यूनुस खान एज हेड कोच सर्व कर चुके, उसके अलावा उमर गुल सर्व कर चुके, मोहम्मद हफीज सर्व कर चुके, शुएब मलिक सर्व कर चुके। ये तो सारे वो नाम हैं। क्या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, क्या उनको इतनी विंडो मिली या इतने चांसेस मिले जितने इन सबको मिलते हैं बार बार कंसिस्टेंट फेलियर्स के बावजूद? क्या वो आपको पीसीबी से निकलने के बाद कमेंट्री में नजर आते हैं या पीसीबी की छतरी के नीचे ही कमाई करते हुए नजर आते हैं? नहीं, वो लोग अगर पीसीबी मोहम्मद हफीज सर्व करते रहे या यूनुस खान या शाहिद आफरीदी थोड़े टाइम के लिए चीफ सेलेक्टर बने, तो उसके बाद वो लोग जाते हैं, अगर बैठते भी हैं तो प्राइवेट चैनल्स पे बैठते हैं। अदरवाइज ये लोग तो आपको सबके सब पीसीबी की छतरी के नीचे ही कमाई करते हुए नजर आते हैं। तो अगर इनसे कोई काम लेना है तो मेरे ख्याल में इनको ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, ना कि खुद ये पीसीबी में काम करते रहें, फिर जब टीवी पे बैठे तो जब बड़ा कोई टूर्नामेंट आता है खासतौर पे आईसीसी, तो पीसीबी पे ही तनकीद करते रहें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और पीसीबी को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। अगर एक इंसान एक डेजिग्नेशन पे प्रूवन फेलियर है तो वो आप उसको चाहे 10 ओहदे और दे दें, उसने अपने आप को नहीं बनवा सकना। जो उसकी
फील्ड से रिलेटेड होता है, अगर उस पर वो अपने आप को नहीं प्रूव कर सका तो फिर आपने उससे क्या निकालना है उसको और ओहदे दे के। ठीक हो गया। जीएमओ सही सब क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ये जो हमने लास्ट शो में ये बात की थी कि जब तक आपका ग्रास रूट का लेवल सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपकी अपर लेवल की हिरार्की के साथ, उस वक्त तक आप जितनी बड़ी तब्दीलियाँ करते हैं, आप चाहे माइक हेसन को ले आएँ चाहे गिलस्पी को ले आएँ, तो ये बात इस सेंस में बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि जब तक क्रिकेटर जाकर ग्रास रूट के ऊपर क्रिकेट नहीं सिखाएगा उस वक्त तक क्रिकेटर तैयार नहीं होगा। आप जितने मर्जी बड़े कोच को ले आएँ जिसने कहीं से मतलब वो जिसे कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट हासिल किया हो कोचिंग का और उसने क्रिकेट ना खेली हो, वो उस पाए का क्रिकेटर बना ही नहीं सकता। आप किसी शेर से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मछली को तैरना सिखाए। क्रिकेटर तैयार करने हैं तो क्रिकेटर ही तैयार करेगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जितने भी नाम आपने सारे लिए हैं ये पीसीबी में रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बच्चों को जाकर क्रिकेट सिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक मुझे सिर्फ यहाँ पर अगर आप एक मिनट दें, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है लॉर्ड्स के अंदर, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हैं। जो दो प्लेयर इस वक्त मेरी अभी मैं रिसेंट तो कुछ ओवर नहीं देख सका, जो लाइन तक दो प्लेयर क्रीज के ऊपर खड़े थे, डेविड बेडिंघम और काइल विरियान जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, ये दोनों प्लेयर एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये वो स्कूल है जिस स्कूल से जैक कैलिस तैयार होकर आए थे। मैं उस स्कूल की अगर आपके सामने विनबर्ग बॉयज स्कूल है, ये इस विनबर्ग बॉयज स्कूल में जो क्रिकेट का कोच अपॉइंट हुआ है ना, उसका 16 साल का तजुर्बा है क्रिकेट खेलने का ससेक्स काउंटी के साथ। अच्छा। तो जब तक आप स्कूल लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं लेकर आएंगे और वो जो कोचेज वहां पर हायर होते हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं होंगे, उस वक्त तक आप जितने मर्जी माइक हेसन ले आए, आप जितने मर्जी जेसन गिलस्पी ले आए, इस सिस्टम के अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। आपको जरूर ये देखना पड़ेगा कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों को जो कोचिंग करवाई जा रही है वो किस लेवल की है और किस पाए की है, और जब तक क्रिकेटर जाकर ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अभी जो ग्रास रूट लेवल की बात की तो कुछ तब्दीलियां माइक हेसन साहब करना तो चाह रहे हैं और वो बाकी क्रिकेटर से राब्ते में है कि ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अगर मैन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर उनकी है तो इसमें से है और उनकी मानी जाती है तो कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? देखिए, इंप्रूवमेंट तो यकीनन जब आप इतनी अथॉरिटी देंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर से पहले भी कोचिज लेकर आए, उनको हमने अथॉरिटी नहीं दी। यहाँ पर होता यह है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर 5 लोग होते हैं और घूम फिर के तमाम फैसले जो है वो आकिब जावेद साहब के पास आते हैं। आकिब जावेद साहब के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार। इन तीनों की पर्सनैलिटी से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। ये तीनों इस किस्म के लोग हैं कि जिनके सामने कोई समरी आने से पहले ही वो कहते हैं कि ठीक है आप इसके ऊपर हमारे साइन करके आगे भेज देंगे, इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जब तक आप अथॉरिटी नहीं देंगे, माइक हेसन ने अगर कोई ऐसी चीज़ प्रपोज की है तो यकीनन बहुत अच्छा फैसला है, इससे यकीनन तब्दीली आएगी। लेकिन पॉइंट यह है कि जब तक हमारे वो क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट खेल रखी है फर्स्ट क्लास के अंदर भी और टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेल रखी है और उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, वो क्रिकेटर जब तक, मतलब हम सलमान भट्ट साहब की अक्सर बात करते हैं, वो उन्हें एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं, कामरान अकमल हैं वो एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं, सरफराज अहमद का नाम अब चूंकि आना शुरू होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए, मेरी उनसे भी थोड़ी सी गुजारिश होगी। ये बहुत काबिल कदर नाम है सरफराज अहमद पाकिस्तान का, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ के बच्चे। तो ये लोग जाएँ ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर काम करें और फिर पाकिस्तान का जो है वो 4-5 साल के अंदर एक लॉट तैयार होगी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर। ठीक है। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, अभी इख्तियारात की बात अहमद सईद ने की है कि कंप्लीटली नहीं दे रहे, आपने भी उससे पहले कहा, तो लेकिन जहां तक मुझे लगता है उतने इख्तियारात तो अपने लोकल कोचेज को नहीं मिले जितने मिकी ऑर्थर साहब को अवेलेबल थे। जिस तरह से मिकी ऑर्थर साहब ने सर्व किया है और उसके बाद कुछ की आदतें वो बिगाड़ भी गए, वो ऑनलाइन सिस्टम ले आए और ये सारी चीज़ें जो कि बाद में आने वाली गिलस्पी के लिए मसला हुआ और साथ जो दूसरे कोच थे उनके लिए मसला हुआ। तो आप समझते हैं इख्तियारात की अभी भी मसले मसाइल हैं, एट दी एंड आकिब जावेद साहब नहीं करना है? देखें हमजा, प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन कोचेस लेके आता है, खासतौर पे तब जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम डाउनफॉल का शिकार हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई नवेली दुल्हन की तरह उनकी सारी बातें मानता है। उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आंखें बंद करके वो मान लेते हैं। उनको इतना लाड प्यार दे देते हैं कि वो कोचेस सब अपनी मनमानियां करना चाहते हैं, अपना एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, जिस तरह हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा कि हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ठीक है, जहां तक माइक हेसन की बात है, उनके पास इतने इख्तियारात होने चाहिए कि जो टीम है वो उनकी मर्जी या उनके अप्रूवल के बगैर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड वो कोच हैं, उन्होंने फील्ड पे लड़ाना है टीम को, या कप्तान जिसने टीम को लीड करना है उसकी मर्जी के बगैर नहीं रखना चाहिए किसी भी प्लेयर को टीम में। अब जो आकिब जावेद की बात है, जहां तक देखें आकिब जावेद, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको फुल ऑन इख्तियारात मिले हुए हैं।
खासतौर पे उनका वो जो क्लिप वायरल हुआ था कि उड़ाओ घास बनाओ फ्लैट, अपना टर्निंग ट्रैक्स, इंग्लैंड कैसे जीता, और फिर इंग्लैंड को हमने वो सीरीज हरा भी दी थी, और उसके बाद हमने देखा कि आकिब जावेद साहब की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती रही पीसीबी में। देखें, अगर तो आपने सिर्फ एक बंदे की से पे चलना है, जिस तरह से रमीज राजा साहब के दौर में होता रहा कि बाबर आजम ऑल इन ऑल थे, आज मोहसिन नकवी साहब के दौर में अगर आकिब जावेद ऑल इन ऑल है, तो इट मीन्स कि हमने अपनी प्रीवियस मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि हम और खाई में गिरने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, जब आकिब जावेद की ही से चलनी है और आपने असद शफीक, अजहर अली या फिर अलीम डार को जस्ट सिग्नेचर्स के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए रखना है, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ उनको गालियां पड़वानी आगे, जब पाकिस्तान की टीम अगर हारती है किसी से, तो उनको भी ये चाहिए कि अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज ना करें सिर्फ इसलिए कि उनको सैलरी मिल और वो मुंह बंद करके बैठे हैं, और जब समरी आगे आई या टीम सिलेक्ट करने की बारी आई करके आगे कर दिए। तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में हम उलझे रहे हैं। हमें अब पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना पड़ेगा। अगर हमने बेहतरी लानी है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हमें फिर प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा और बड़े नामों की तरफ भागने के बजाय राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जरूरत होगी, और ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद साथ ही जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात करना जरूरी है, प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट का एक सिलसिला चल पड़ा है। निकोलस पुरन की बात करें, अगर 29 साल की एज में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पैसा, क्या लीग्स में पैसा ज्यादा? डेफिनेटली ज्यादा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, कुछ तब्दीलियों के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। और अभी ये मनाजिर भी मैं देख रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, एक पूरा जैम पैक स्टेडियम था वहाँ पर, जो टेस्ट ने जो लविंग लोग हैं वो देखने हैं। ऑन दी अदर एंड हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है। और ये रिटायरमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि लीग क्रिकेट खेलनी है। एक तरफ टेस्ट को देखने के लिए लोगों का एक जमे गफीर मौजूद है, टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड लीग क्रिकेट खेलने के लिए, एक शॉर्टर फॉर्मेट खेलने के लिए एक बड़े बड़े नाम जो है अब वो जनाब रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त अहमद सईद ने तैयार की है, जिस पर पहले भी हमने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उनमें से सरप्राइजिंगली जो निकोलस पुरान के अहमद सईद साहब नाम आया ना, ये बहुत ज्यादा जो हिट किया है। ही वाज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड और अभी तो उनकी एज ही नहीं थी। यहां से तो करियर स्टार्ट होता है जी। देखें, निकोलस पुरन की अगर पहले बात कर ले तो निकोलस पुरन जो है वो हाईएस्ट रन गेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। और उनको जो है वो 2 साल हो गए थे ओडीआई क्रिकेट खेले वो वेस्ट इंडीज़ के लिए, अभी टेस्ट क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के लिए वो खेले नहीं है। और आप जब निकोलस पुरन को देखते हैं तो उनके फिटनेस भी बिल्कुल ठीक है, उनकी जो एथलेटिसिज्म है वो भी देख के आपको लगता है कि इनके अंदर एक प्रॉपर T20 क्रिकेटर वाली और एक प्रॉपर एथलीट वाली तमाम सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि T20 वर्ल्ड कप से तकरीबन 8-9 महीने कबल उन्होंने जो है वो ये फैसला किया है कि वो वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे जज्बात का इजहार किया है अपनी कंट्री के लिए और उन आइलैंड्स के लिए जिनके लिए वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यकीनन कहीं ना कहीं उनकी जो कमर्शियल ज़रूरियात हैं वो मुझे लगता है कि सामने उन्होंने रखी हैं, और उन्होंने ये प्रेफर किया है कि हम कि ज़हनी तौर पे वो अपने आप को इस चीज़ के तैयार कर लें कि वो अब सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे। और साथ ही अगले ही दिन उनकी जो है तस्वीर आ गई MLC में जो ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग हुई थी उसके अंदर। यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं डेरेन सैमी, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो ये बताया है कि मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्लेयर्स जो है वो अब इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल टीम के लिए खेलना, अपनी क्रस्ट के लिए खेलना, कंट्री के लिए खेलना, ये वाला प्राइड जो है वो प्लेयर्स नहीं लेना चाहते हैं जिस तरह से T20 क्रिकेट आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ICC के लिए। हमने इसके ऊपर गुज़िश्ता शोज़ के अंदर ही बात की है कि एक तरफ आप टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो हर मुल्क को NOC जारी कर देते हैं। एक तरफ आप ये बात करते हैं कि क्रिकेट की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो टेस्ट क्रिकेट है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो है वो रिटायर हो के T20 क्रिकेट की तरफ जाए जा रहे हैं, जबकि वो प्लेयर्स जिनकी अभी उम्रें जो हैं वो 29-30 साल हैं। तो और अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैक्सवेल ने भी रिटायरमेंट ले ली, वो भी सिर्फ T20 खेलेंगे। और क्लासन का नाम भी आया था, जो कि जिनकी ODI की जो प्रोफाइल है वही इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये प्रेफर किया। और ये तीनों प्लेयर भी वहाँ मौजूद थे मेजर लीग क्रिकेट की ट्रॉफी अनवीलिंग के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात इसके ऊपर अब पैदा होना शुरू होंगे। और परेशानी की बात यह है कि डेरेन समी ने यही बताया है कि अभी बहुत सारे और प्लेयर्स भी हैं जो इस लाइन के अंदर आपको जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये फ्यूचर में ICC के लिए भी
और जो नेशनल टीम्स हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि प्लेयर्स को किस तरह से सेव किया जाए। और जाहिर है कि प्लेयर्स होंगे तो ही वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, प्लेयर्स होंगे तो ही नेशनल टीम चल पाएंगी, वरना जिस तरह से साउथ अफ्रीका का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का आगाज़ हुआ था कि उन्हें वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक ऐसी टीम भेज दी थी कि जिसके अंदर कोई भी तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद नहीं था। न्यूजीलैंड के अंदर उनका टूर था गालिबन साउथ अफ्रीका का, इसलिए कि साउथ अफ्रीका T20 की जो डेट्स थी वो उसके साथ क्लैश कर गई थी। तो तमाम प्लेयर्स ने ये प्रेफर किया कि वो साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेलेंगे बजाय इसके साउथ अफ्रीका नेशनल टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने न्यूजीलैंड जाते। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है आईसीसी के लिए। हैरानी की बात ये कि अपने ही मुल्क की लीग और अपना ही एक वो इंटरनेशनल साइकिल मौजूद है, लेकिन फिर भी प्रेफर अपने मुल्क की लीग को किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आईसीसी के लिए ये खासा मुश्किल होने जा रहा है। लीग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होती है, बिग बैश के नाम से, मेरा ख्याल है वो टॉप 3-4 लीग के अंदर आती है वो भी। लेकिन बिग बैश लीग को वो उस तरह से प्लान करते हैं कि उससे एडजस्टमेंट कोई क्रिकेट वहां नहीं हो रही होती। दूसरी बात यह है कि वो टेस्ट क्रिकेट को उस तरह से इंसेंटिवाइज करते हैं, जो जनरेशन, जो लॉट बड़ी होने वाली लॉट जो क्रिकेट खेल रही होती है, जो 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो वो बेंचमार्क सेट करते हैं वो सेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट का। इसीलिए आपको नजर आता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हर फाइनल के अंदर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को अपने निसाब के अंदर शामिल कर लिया, स्कूलों के अंदर वो इसको बतौर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएंगे और वहां पर 19 साल से नीचे का जो भी बच्चा आएगा उसके लिए जरूरी है कि वो रेड बॉल क्रिकेट से स्टार्ट करेगा। तो आप ये जो प्रायोरिटीज सेट करनी है ये कंट्री ने अपनी खुद सेट करनी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी T20 खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उसके साथ साथ हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी नंबर 1 नजर आते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि जो लॉन्गर फॉर्मेट से क्रिकेटर आएगा उसके तीनों फॉर्मेट्स खेलने के इम्कानात ज्यादा हैं, बजाय इसके कि वो प्लेयर जो सिर्फ T20 खेल कर आए उसके भी T20 प्लेयर की लॉन्जेविटी की कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी वक्त उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए और वो क्रिकेट से ही बाहर हो जाए। तो क्रिकेट अगर सीखनी है, क्रिकेट अगर खेलनी है तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट बचानी पड़ेगी। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट बचानी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा टास्क है आईसीसी भी, अगर टेस्ट क्रिकेट बचानी है। ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि अब तो ओडीआईज भी खतरे में पड़ गए हैं, सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट को प्रेफर करने लगे हैं क्रिकेटर्स जितने भी हैं, प्लस अब वो नेशनल ड्यूटी से ज्यादा लीग क्रिकेट को प्रेफर करने लगे क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा। तो अब आईसीसी को इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए, इसमें कुछ रूल्स क्लैरिफाई करने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस क्रिकेटर ने क्या करना है, किस बोर्ड को कितने एनओसी जारी करने हैं। ये भारी जिम्मेदारी अब जो है वो आईसीसी के कांधों पर है। लेट्स सी इस पर क्या फर्दर इंप्रूवमेंट आती है, कुछ फर्दर बातें होती है कि नहीं, वो कल के शो में बात करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।